नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स की वीडियो पर। आज दूसरा ही वीडियो चल रहा है जिसमें 6 और 7 जुलाई 2025 की करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला है कि भारतीय थल सेना ने व्यापक रक्षा आधुनिकीकरण रोड मैप जारी किया। बहुत अच्छी बात है, व्यापक रक्षा आधुनिकीकरण रोड मैप, जो कि भारतीय थल सेना को क्षमताओं को आधुनिक युद्ध की चुनौतियों के अनुरूप ढालना और तैयार करना इसमें शामिल है। तो इसमें देखिए क्या क्या इसमें किया गया है। इसमें यही कि अत्याधुनिक उन्नत हथियार प्रणालियाँ इसमें लाएंगे। जैसे इसमें कुछ कुछ नाम दिया है, जैसे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग इंजन तथा चौथी, पाँचवीं या छठी पीढ़ी की अति उन्नत मिसाइल, है ना। तो ये सब ठीक है। अत्यधिक उन्नत हथियार प्रणाली, मैन्यूयूरेबल, ये किसको कहते हैं मैन्यूरेबल? तो ये है ना, एकदम से पैतरा बदलते हैं। ये जैसे आप एकदम से उड़ रहे हैं और एकदम से स्थान आप बदल लिए। जैसे अगर आप बात करें तो ब्रह्मोस जो हमारी क्रूज मिसाइल है वो ये इसमें सक्षम है मैन्यूरेबल में। इसके बाद है लोइटरिंग हथियार। लोइटरिंग हथियार किसको कहते हैं? ये वो हथियार है जो कुछ समय तक चक्कर लगाते हुए अपने लक्ष्य को खोजता है और जब सही समय आए तब सटीक निशाना करके उसको नष्ट कर देता है। तो मतलब सोचिए कि ऊपर जाके थोड़ा पहले अपना लक्ष्य भी खोजे, तो इसको कहते हैं लोइटरिंग हथियार। ये आ सकता है कभी, है ना। तो थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके बाद इसमें है कि साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध। अभी बहुत ज़्यादा साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध है, तो इस पर भी उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट्स में किया है। सैनिक केंद्रित आधुनिकीकरण, जैसे सैनिकों को एस्को स्केलेटन, ह्यूमन ऑगमेंटल सिस्टम, स्मार्ट बॉडी आर्मर, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये सब के साथ उनको मतलब ट्रेनिंग करना, प्रशिक्षण देना। इसके बाद लॉजिस्टिक और संरचना हेतु विकास। इसके बाद तालमेल मजबूत करना, है ना। सेना, नीति निर्माता और उद्योगों के बीच उद्योग मतलब नवाचार करेंगे। मतलब सेना को क्या चाहिए अगर उन्हें पता होगा उद्योग जगत को, तब तो अच्छे से उनके लिए ला सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि तालमेल मजबूत करेंगे। अब देखिए इसमें ना कुछ कुछ पहल के बारे में बात की गई है जो कि मुझे नहीं लगता इम्पॉर्टेंट है। जैसे मतलब ये सब हर जगह आपको मिल जाएगा। जैसे लिखा हुआ है कि 10 वर्षीय एकीकरण क्षमता विकास योजना, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी, रक्षा साइबर एजेंसी, सशस्त्र बल विशेष प्रचलन प्रभाग जैसी विशिष्ट क्षमता वाली एजेंसी का स्थापना की गई है, जो कि ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आईडेक्स, इनोवेशन ऑफ डिफेंस एक्सलेंस, रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार। इसमें 1.5 करोड़ रुपए तक के वित्त पोषण के साथ स्टार्टअप को समर्थन मिलता है। इससे सोचिए कि भारत में कितना ज़्यादा स्टार्टअप कल्चर में डिफेंस की ये बढ़ोतरी होगी। अब देखिए 17वां ब्रिक्स सम्मेलन, शिखर सम्मेलन, ये याद रखिएगा क्योंकि ये पूछ लेते हैं कितना है 17वां, कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ना समावेशी सतत मतलब रियो डी जेनेरियो घोषणा को अपनाया। तो इसका थीम क्या था? समावेशी और सतत गवर्नेंस के लिए ग्लोबल साउथ के सहयोग को मजबूत बनाना। समावेशी और सतत गवर्नेंस, याद रखिएगा, समावेशी और सतत गवर्नेंस के लिए ग्लोबल साउथ के बीच सहयोग को मजबूत बनाना। इसके निष्कर्षों पर देख लेते हैं कि परिणाम क्या क्या आया। ब्रिक्स लीडर जो है, ब्रिक्स लीडर फ्रेमवर्क डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, जलवायु वित्त को मतलब अपनाने हेतु ये सब बढ़ाने के लिए ये सब लाया गया है। ब्रिक्स लीडर्स फ्रेमवर्क डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ग्लोबल गवर्नेंस पर ब्रिक्स नेताओं का बयान, सामाजिक कारणों से होने वाली बीमारियों को ख़त्म करने के लिए ब्रिक्स साझेदारी। इसके बाद इसके अन्य परिणाम जैसे बहुपक्षवाद का समर्थन, जैसे ब्रेटन वुड्स संस्था, आईएमएफ और विश्व बैंक में सुधार की मांग की गई है। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में फिर से सुधारों का आह्वान, आतंकवाद के सभी रूपों में निंदा की गई है। पहलगाम में आतंकवादी हमलों का भी हुआ, उसको भी निंदा की गई है। अफ्रीकी समस्याओं के लिए अफ्रीकी समाधान, ये मतलब इन पर बल दिया गया है। परमाणु हथियार, अच्छा इसमें क्या मतलब आप समझ पा रहे हैं इसको? अफ्रीकी समस्याओं के लिए अफ्रीकी समाधान। देखिए जैसे कोई भी देश में कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो जो विकसित देश हैं जैसे अमेरिका हो गया, यूरोपियन यूनियन के देश हो गए, इन सब का ना एक घिसा पिटा फ्रेमवर्क रहता है कि आप ऐसा ऐसा कीजिए, आप ट्रेड को बढ़ाइए, आप एक दूसरे से बातचीत कीजिए, यही सब। लेकिन अलग अलग जो जगह हैं उनकी अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है ना। जैसे अगर सूडान के अंदर ही अगर गृह युद्ध चल रहा है, तो उनका जो प्रॉब्लम है उनके अंदर कुछ छुपी ऐसी बात होगी, अगर उनको सॉल्व कर दिया जाए तो वहाँ पे वो सॉल्व हो जाएगा तुरंत। लेकिन ये सब अपना मतलब लॉजिक थोपते हैं कि आप ऐसा ऐसा कीजिए, आप लोकतंत्र को लाइए, आप ये कीजिए। मतलब उनका एक अपना फ्रेमवर्क रहता है। तो वही बोला है कि अफ्रीकी की अगर समस्याएं हैं वहाँ के देशों की, तो उनके लिए अपना समाधान होना चाहिए ना, अफ्रीकी समाधान होना चाहिए। जैसे सूडान, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो चल रही है अभी झड़प, आप सुनते होंगे इंस्टेबिलिटी आ गई है।
तो वहाँ पर बोल रहे हैं कि उन सब के लिए उन सबको पास जाके अच्छे से मतलब वही समाधान लाने की कोशिश किया जाए। अब देखिए, परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्रों में योगदानों में सराहा गया है ना। भारत जो है ना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के COP33 सम्मेलन की मेजबानी करेगा 2028 में, तो उनका समर्थन दिया गया है। UNFCCC के COP33 की मेजबानी करेगा भारत, है ना, 2028 में। अब चलिए, इसमें लिखा हुआ है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, थोड़ा देख लिया जाए। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने कोलंबिया और उज्बेकिस्तान को आधिकारिक रूप से बैंक से उधार लेने वाले सदस्यों के रूप में शामिल कर लिया गया है कि अब ये न्यू डेवलपमेंट बैंक से उधार ले सकते हैं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक है क्या, कब शुरू किया गया, तो 2015 में। इसके बाद ये मुख्यालय कहाँ है, संघाई में। इसके सदस्य देश आपको पता ही है, पहले तो 5 देश जो हैं ब्रिक्स के वो मेंबर रहेंगे, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका। इसके बाद बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और अल्जीरिया ये भी हैं। और उरुग्वे एक संभावित सदस्य है, मतलब इसको अभी पूरा सदस्य नहीं माना गया है लेकिन है। अब देखिए, परमाणु ऊर्जा विनियमन बोर्ड ये है क्या, ये परमाणु ऊर्जा विनियमन बोर्ड मैं आपको बता देता हूँ है क्या पहले। तो इनकी स्थापना जो है ना 1983 में राष्ट्रपति द्वारा की गई थी, परमाणु ऊर्जा अधिकार 1962 के प्रावधान के अनुसार, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के अनुसार। ये करता क्या है, भारत में आयनीकृत विकिरण और परमाणु ऊर्जा के उपयोग के स्वास्थ्य और पर्यावरण नुकसान नहीं हो, उनको ये सुरक्षित करता है। अब देखिए, सबसे पहला जो इसमें है कि इन्होंने जो है परमाणु ऊर्जा विनियमन बोर्ड ने है भारत में पहले 700 मेगावाट क्षमता वाले प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर संचालन का लाइसेंस दिया गया। तो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर क्या होता है ये थोड़ा देख लेंगे, है ना। अच्छा, दिया कहाँ गया, गुजरात के काकरा पार परमाणु ऊर्जा स्टेशन में ये है। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर गुजरात के काकरा पार परमाणु ऊर्जा स्टेशन। अब देखिए, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर पे ये हमारे जो भारत में परमाणु विद्युत जो है ना ऊर्जा कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, वो 3 चरणों पर है। पहला जो है वो इस पर है यूरेनियम पे, दूसरा जो है दूसरा चरण वो है प्लूटोनियम पे, और तीसरा जो चरण है वो है थोरियम पे। तो ये जो बोल रहा है परमाणु प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ये पहले चरण का मतलब ये है, मतलब कार्यक्रम का पहले चरण से इसका संबंधित है। इसमें होता क्या है, बिजली उत्पन्न करने के लिए प्राकृतिक यूरेनियम, मैंने आपको बोला पहला चरण में यूरेनियम था, दूसरा चरण में क्या था, प्लूटोनियम, है ना, तो याद रखिएगा। तो प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और इसका जो उत्पाद होता है वो प्लूटोनियम 239 है। और प्लूटोनियम मैंने क्या बोला था, दूसरा चरण, है ना, तो ये दूसरा चरण में हो गया। प्लूटोनियम 239 जो है उसका उपयोग यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स्ड ऑक्साइड ईंधन बनाने में उपयोग करते हैं, जो कि यहाँ देख लीजिए, जो कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के लिए उपयोग होता है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का दूसरा चरण से संबंधित रखता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहला जो है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, पहला चरण प्राकृतिक यूरेनियम, और प्राकृतिक यूरेनियम से निकलता है प्लूटोनियम 239, और प्लूटोनियम 239 से बनता है यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स्ड ऑक्साइड, और यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स ऑक्साइड ईंधन है किसका, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का। और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का दूसरे चरण से संबंधित रखता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी में देखते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर बना कैसे। तो सबसे पहले जो है ना भारत के कनाडा के द्वारा दिया गया था 1960 के दशक में, और उनका ये पर रिएक्टर यूज करते थे जिनकी क्षमता थी 220 मेगावाट। लेकिन जब भारत ने 1974 में पोखरण 1 परमाणु परीक्षण किया ना, तो कनाडा ने सहायता देना बंद कर दिया। तो भारत ने खुद का स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर स्वदेशी तकनीक इस्तेमाल किया, और अभी जो हुआ है ना इनका वही बताया है कि कैसे कैसे इनकी शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश के नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन से हुई थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। CSIR सेंटर फॉर ऐसे ही है कुछ, इसमें है क्या कहीं पर इसका फुल फॉर्म, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। अब देखिए, इसमें है कि इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने राष्ट्रीय बायोबैंक का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय बायोबैंक ये है क्या, अच्छा इसमें पहली बात तो इसमें है क्या, मतलब करेंगे क्या, तो ये लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ डेटाबेस बनाएंगे। मतलब लॉन्गिट्यूडनल मतलब बहुत सारे लोगों का हेल्थ का डेटाबेस ये तैयार करेंगे। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसमें इसमें अनुसंधान क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी, है ना। अगर बहुत लोगों का डेटाबेस, अगर हेल्थ का डेटाबेस अगर तैयार किया गया है तो कोई भी बीमारियों के अनुसंधान में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है कि भारत में कौन से बीमारियां फैल सकती है, किस पर कार्य करने की ज़रूरत है, कहाँ पे कमजोरी है। तो इसमें वही बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय बायोबैंक है क्या, तो ये फिनोम इंडिया परियोजना के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। फिनोम इंडिया परियोजना, फिनोम इंडिया परियोजना क्या गया था 2023 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संघ परिषद के द्वारा शुरू किया गया था। और इसमें यही है कि सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो इन्होंने फिनोम इंडिया परियोजना लॉन्च किया गया था, जिसको ऐसे भी कह सकते हैं पीआई चेक कहा जाता था। पीआई चेक इसको, फिनोम इंडिया परियोजना को पीआई चेक। इसमें यह था कि दीर्घकालिक डेटा समृद्ध अध्ययन है जिसमें कई वर्षों तक व्यक्तियों के स्वास्थ्य की निगरानी रखा जाता था। अब देखिए, राष्ट्रीय बायोबैंक में फिनोम इंडिया परियोजना का ही एक पार्ट है ये यूनाइटेड किंगडम के बायोबैंक मॉडल पर आधारित है, जिसमें भारतीय विविधता के अनुरूप इसको डिज़ाइन किया गया है। इसमें वही है कि बीमारियों का जल्दी पता लगेगा, इलाज के लिए अधिक सटीकता रहेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व के उन अग्रणी देशों में शामिल हो गया जिन्होंने समाज में अधिक समानता लाने की दिशा में प्रगति की है। तो बिल्कुल सही बात है। गिनी इंडेक्स स्कोर के आधार पर ये चुना गया और भारत के आगे केवल 3 देश हैं, मतलब स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवेनिया और बेलारूस। स्लोवाक, स्लोवेनिया और बेलारूस है भारत के आगे। और भारत जो है ना वो चौथा सबसे मतलब अच्छा राष्ट्र है उन देशों में, अग्रणी देशों में, जिन्होंने समाज में अधिक समानता लाने पर बल है। अब देखिए, भारत में आय समानता जो है वो सुधार हुआ है बोल रहे हैं इन्होंने, और G7 और G20 देशों से बेहतर प्रदर्शन किया है भारत। इसके बाद है कि अत्यधिक गरीबी जो है वो 2022-23 में 2.3% हो गई है। मतलब अगर $2.15 से कम पर जीवन यापन करने देखें तो विश्व बैंक $2.15 प्रतिदिन, उससे अगर उसके कम अगर उसको एक मापदंड लेकर देखें तो भारत जो है ना वो 2022-23 में गरीबी अब 2.3% ही रह गई है, याद रखिएगा, है ना। 2.3% ही रह गई है। और कितना डॉलर? $2.15 प्रतिदिन, विश्व बैंक। अब देखिए गिनी इंडेक्स क्या है, क्योंकि ये रिपोर्ट ही गिनी इंडेक्स पे बनाया गया। तो गिनी इंडेक्स जो है ना वो किसी देश में व्यक्तियों या परिवारों के बीच आय या उपभोग का वितरण पूरी तरीके से समान वितरण से कितना भिन्न है उसको चेक करता है। तो इसमें जो है 0 का अर्थ है पूर्ण समानता और 1 का अर्थ है पूर्ण असमानता। 0 समानता, 1 पूर्ण असमानता। अब आगे बढ़ते हैं। ये लॉरेंज वक्र पर बनाया जाता है, लॉरेंज कर्व। तो ये देखिए यही है लॉरेंज कर्व। तो ये देखिए ये जो है ना, ये अगर 0 रहेगा ये समानता की रेखा है, ये 0 समानता, और ये जो है ये पूर्ण असमानता। तो यही है लॉरेंज वक्र। आपका कितना है, क्योंकि पूरा तो आता नहीं है सबका, किसी का थोड़ा ऐसे आता है, किसी का ऐसे आता है, किसी का ऐसे आता है, किसी का ऐसे। तो वही है लॉरेंज वक्र। आप याद रखिएगा लॉरेंज वक्र, गिनी इंडेक्स, ये क्या करता है? आय या उपभोग की वितरण की असमानता को दिखाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि प्रधानमंत्री का लैटिन अमेरिका में और कैरिबियन देशों में यात्रा। तो देखिए सबसे पहले लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? अब दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र, ऑफकोर्स इसमें 40 से अधिक देश आते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। जैसे व्यापार देखा जाए तो इसका $14.50 बिलियन है। भारत का लक्ष्य है कि 2027-28 तक 100 बिलियन पार कर दें। इसके बाद इसमें इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है। मर्कासूर अगर आप याद रखना चाहें तो मर्कासूर जो है ना, भारत व्यापार भागीदार बढ़ना चाह रहा है, और अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, मुक्त व्यापार समझौतों पर वार्ता भी चल रही है। तो मर्कासूर वहाँ पर ना एक क्षेत्रीय मुक्त व्यापार संगठन है, तो भारत उनके साथ भी बात कर रहा है। चिली के साथ व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौता हम कर चुके हैं। अब देखिए इसमें और कुछ नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका मैप दिया हुआ, तो मैप आप खुद से देख लीजिएगा, है ना, इम्पॉर्टेंट है मैपिंग। जैसे मैं आपको उस दिन भी बोला था कि कोलंबिया में सबसे ज़्यादा नारकोटिक्स सप्लाई किया जाता है, और यहाँ से, तो यहीं पर मैंने बोला था आपको अगले न्यूज़पेपर में, पिछला वाला। अब देखिए राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील प्राधिकरण, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसमें ये कहा गया है कि ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 का जो है ना उनका तहत ये काम करता है। इसके बाद वही दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, ये 2000 कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत गठित की गई थी, और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया या राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट प्राधिकरण के द्वारा पारित आदेश जो होता है ना, उनके विरुद्ध यहाँ पे अपील आप कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व है कहाँ भाई? उत्तर प्रदेश
नेपाल सीमा के पास तराई क्षेत्र में होते हैं, तब पता ही है तराई क्षेत्र ही होगा ना उधर। तो सबसे पहले तो जानती होंगे ये, मतलब जैसे आप हिमालय से नीचे उतरते हैं तो सबसे पहले आता है भांगर, इसके बाद आता है तराई, फिर इधर आता है ये आता है खादर, और ये आता है बांगर। तो ये सब पता ही होगा आपको, मैदानी क्षेत्र में आप पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए दुधवा टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें 3 मतलब उद्यान है। एक है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, एक है कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य। तो देखिए दुधवा टाइगर रिजर्व, लेकिन इसके अंतर्गत 3 है, दुधवा का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और कतरनिया घाट और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य। चलिए अच्छी बात है। अच्छा एक चीज़ तो है ना, ये है तराई क्षेत्र में, और तराई क्षेत्र में पता ही है हम लोग को सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है। तो ऑफकोर्स वहाँ पर क्या होगा, बाघ, तेंदुआ, गेंडा, स्वयं डियर, हाथी, सांबर, स्लॉथ, भालू, हॉग डियर। अब देखिए फैश ऑथ, याद रखिएगा फैश ऑथ क्या है, आधारित चेहरा सत्यापन। तो उत्तराखंड जो है ना वो उत्तराखंड नहीं, हिमाचल प्रदेश जो है वो राशन वितरण के लिए आधार आधारित चेहरा सत्यापन फैश ऑथ शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पे अगर देखें तो टोकारा द्वीप समूह कहाँ है, जापान, और यहाँ पे भूकंप आते रहते हैं, ये तो पता ही है। ये टेक्टोनिक्स प्लेट का सबसे ज़्यादा रिंग ऑफ फायर में ये करते हैं। तो देखिए टोकारा जापान, और जापान में कितने द्वीप हैं मुख्यतः, आप याद रखिएगा, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, ryukyu। याद रखिए होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, ryukyu, बस। और टोकारा जापान का द्वीप समूह है। अब शीन नदी पता ही ये था आपको, जब ओलंपिक हुआ था तो इनको साफ़ किया गया था। तो इनमें अब तैरने की लोगों को अनुमति दे दी गई है, तो क्या साफ़ हो गया होगा। और पेरिस की सीवेज प्रणाली से बहने वाली अनुपचारित सीवेज के कारण यहाँ ई कोलाई से दूषित हो गया था। याद रखिएगा ई कोलाई एक बैक्टीरिया है ना, जो प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, खासकर नदियों के लिए। जैसे यमुना में ही है सबसे ज़्यादा ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है यहाँ पर। तो याद रखिएगा एक इम्पॉर्टेंट आ गया ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। तो वहाँ भी इनसे दूषित थी, पर इनको सही किया गया। सीन नदी जो है ना फ्रांस की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली कौन सी है, पहली है लोयर नदी फ्रांस की सबसे लंबी नदी है, और दूसरी कौन है, सीन नदी। इंग्लिश चैनल में गिरती है ये। चलिए अब देखिए इंटरस्टेलर धूमकेतु एक नासा ने खोज किया है। इंटरस्टेलर धूमकेतु, इंटरस्टेलर मतलब एक सौर मंडल से बहुत दूर है वो। तो वहाँ पर धूमकेतु जिसका नाम है 3I, याद रखिएगा ये धूमकेतु है ना 3I। अब इसमें ये बोला गया कि ये, अच्छा धूमकेतु होता क्या है, धूमकेतु वो होता है जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जैसे ये सूर्य है और धूमकेतु का पाथ ऐसे होता है, ऐसे कुछ ये ऐसे जाती है। तो सोचिए कि जब सूरज के पास से गुजरेगी तो ये पूरा गर्म हो जाएगी, और सूरज के जब सबसे दूर जाएगी जैसे यहाँ पर, तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगी और यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी यहाँ पे। तो वैसे ही बोल रहा है ये। देखिए ये लिखा हुआ है कि जब सूरज के पास पहुँचते पर्याप्त गर्म हो जाता है, और इसमें उद्दपातन की प्रक्रिया होती है। उद्दपातन मतलब क्या होता है, जिसमें ठोस बिना द्रव अवस्था में बदले ही सीधे गैस में बन जाता है, ये उद्दपातन होता है। सब्लिमेशन कहा जाता है इसको। इसमें कहा जाता है कि जो धूमकेतु है इसमें धूल और बर्फ़ के साथ अंतरिक्ष में फैलते हैं, और ये चमकदार कोमा और पुंछ तरल बनाती है। मतलब ये होता कैसे दिखा देता है आपको, ये ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। और यहाँ से जो है ना ये, इसको देखें तो थोड़ा ऐसे अगर देखें तो यहाँ पे ऐसे 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 यहाँ ये होता है, मतलब निकलता है यहाँ से रे। तो ऐसे ही होता है कुछ। यहाँ पर ये बोला ये पूँछ बन गया और ये हो गया कोमा, ठीक है। तो ये ठोस है और पूँछ है, और जब सूरज से गुजरती है तभी ये ज़्यादा अच्छे से बनता है। अब चलिए आगे देखते हैं। याद रख लिया ना 3I, 1I भी यही है। 1I देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 1I, 3I, 2I, ये सब क्या है, धूमकेतु है। अब देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में देखते हैं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अंतरिम सरकार में क्या थे, ये उद्योग और आपूर्ति मंत्री रहे। इसे संसद की शेर भी कहा जाता है। चित्तरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री जैसी संस्था के स्थापना में इसका प्रमुख भागीदार था। इनका चित्तरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री, ये भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे। इनकी रचनाएँ हैं लॉ लिव्स फ्रॉम ए डायरी, या फिर भारतीय संघर्ष का एक चरण लिव्स फ्रॉम ए डायरी। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स के लिए बस इतना ही है। अब हम आपसे मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।